ये कहानी है भारत के बेटे राकेश शर्मा की, जो भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा ने सिर्फ आसमान को ही नहीं छुआ, बल्कि हर भारतीय के सपनों को एक नई उड़ान दी। और ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 1945 में आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान से भारत आए परिवारों में से एक था देवेंद्र शर्मा और तृप्ता शर्मा का परिवार। भारत में देवेंद्र शर्मा ने गवर्नमेंट जॉब की और उनकी पत्नी तृप्ता शर्मा एक एजुकेशनलिस्ट थी। पटियाला में इन्हीं के घर में जन्म हुआ राकेश शर्मा का। राकेश शर्मा जब 5 साल के थे, तब तक उनका परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया था और यहीं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया। उनके कजन जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे, एक दिन उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें वेम्पायर प्लेन के कॉकपिट में बैठा दिया। वेम्पायर प्लेन भारत के आसमान में उड़ने वाला पहला जेट इंजन वाला फाइटर प्लेन था। उस प्लेन की गड़गड़ाहट, कॉकपिट के डायल्स और टेक्नोलॉजी का कमाल देखकर 5 साल के राकेश ने अपने टॉयज छोड़कर सिर्फ उस मशीन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने इच्छा रखी कि वो भी फाइटर पायलट बनना चाहते हैं। हालांकि कुछ महीनों बाद उनके कजिन एक एयर क्रैश में शहीद हो गए। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद उनके पेरेंट्स उनके पायलट बनने के सपने को लेकर चिंता करने लगे, लेकिन राकेश की मेहनत और लगन देखकर उन्होंने आखिरकार परमिशन दे ही दी। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने हैदराबाद में सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और फिर हैदराबाद के ही निजाम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद 1966 में एनडीए ज्वाइन कर लिया। एनडीए से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1970 में राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में पायलट बन गए और सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाया। इस युद्ध के दौरान उन्होंने 21 फाइटर मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। उनमें से एक मिशन के दौरान दुश्मन की हेवी फायरिंग में वो बाल-बाल बच गए। फाइटर प्लेन के कॉकपिट में उन्हें गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो लकी थे, कुछ आर पार नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद उन्होंने लगभग 11 साल तक भारतीय वायुसेना में एक टेस्ट पायलट के तौर पर सर्विसेज दी, जिस दौरान नए नए प्लेन्स के बारे में जानकारी हासिल करके वो काफी एक्सपर्ट बन चुके थे। और इधर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें दोनों अपने अपने पावर दिखाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अप्रैल 12, 1961 को सोवियत यूनियन ने इतिहास में पहली बार स्पेस में जाकर अपनी धाक जमा ली और इसी के साथ यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके थे। और इसके जवाब में मई 5, 1961 को यूनाइटेड स्टेट ने भी एलन शेफर्ड को 15 मिनट के लिए स्पेस में भेजकर एक रेस शुरू कर दी थी। इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने एक नया स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया उन सभी कंट्रीज के लिए जो उनके साथ कोल्ड वॉर में शामिल थे एज ए फ्रेंड, और भारत उनमें से एक था। इस प्रोग्राम के तहत सोवियत यूनियन फ्रेंडली कंट्रीज को उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके स्पेस में रिसर्च करने में हेल्प कर रही थी। इस लिस्ट में भारत से पहले 11 और कंट्रीज स्पेस में जा चुकी थी। 1980 में यूएसएसआर के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने उस समय की भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को एक जॉइंट स्पेस मिशन का सुझाव दिया, जिसे 1981 में ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया था। और अब शुरू हुई इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 2 ऐसे पायलट्स को ढूंढने का टास्क जो स्पेस में जा सके। 150 हाईली क्वालिफाइड पायलट्स में से राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को सिलेक्ट किया गया। दोनों ही एक्सपर्ट टेस्ट पायलट थे और इसी वजह से उन दोनों का सिलेक्शन किया गया था। लेकिन भारत की तरफ से स्पेस में केवल एक ही जना जा सकता था। सितंबर 1982 में भारत सरकार ने राकेश शर्मा को ऑफिशियली भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला एस्ट्रोनॉट चुन लिया था और रवीश मल्होत्रा को बैकअप के तौर पर रखा गया। अगर राकेश शर्मा को किसी भी तरह की दिक्कत होती तो रवीश शर्मा को भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजा जाता। खैर, स्पेस में जाने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। भारत में काफी सारे मेंटल और फिजिकल टेस्ट देने के बाद दोनों लगभग 18 महीने की ट्रेनिंग के लिए तो रशिया के मॉस्को में यूरी गागरिन सेंटर पर पहुंच चुके थे। ये ट्रेनिंग पूरे तरीके से टेक्निकल होने वाली थी और सारे इंस्ट्रक्शन रशियन में थे। ना तो राकेश शर्मा और ना ही रवीश मल्होत्रा, दोनों को रशियन नहीं आती थी और दोनों के सामने शुरुआती चैलेंज तो यही था कि उनको केवल 2 महीने में रशियन लैंग्वेज सीखनी थी। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि उनको फ्रेंच सिखाने के लिए जो इंस्ट्रक्टर दिया गया, उनको ना तो इंग्लिश आती थी और ना ही हिंदी। रशिया के लिए ये भी एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही था, जिसमें रशियन मानते थे कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जिस घर में जिस परिवेश में पलता है, बड़ा होता है, वो अपने आप लैंग्वेज सीख जाता है, ठीक वैसे ही ये दोनों भी सीख जाएंगे। और ऐसा हुआ भी।
होमवर्क के तौर पर टीवी पर रशियन प्रोग्राम देख कर काफी मेहनत के बाद दोनों ने 2 महीने में रशियन लैंग्वेज पे काफी अच्छी पकड़ बना ली थी और रशियन सीखने के बाद उनकी एक्चुअल टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें उन दोनों को स्पेसशिप के हर बटन को समझना पड़ा, क्योंकि स्पेस में जाकर दूसरे देशों को अपना पावर दिखाना था और इसलिए ये काफी महंगा मिशन था और इस मिशन में फेल होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए पूरी टीम को काफी इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। अलग अलग तरह के माहौल में रहकर फिजिकल टेस्ट में फिट कैसे रहना है सीखना पड़ा। अंतरिक्ष में 8 दिनों में करने वाले एक्सपेरिमेंट को न जाने कितनी बार कर करके गलती की गुंजाइश को कम किया जा रहा था और जीरो ग्रेविटी में कैसे शरीर को एडजस्ट करना है स्पेस सिमुलेटर पर प्रैक्टिस किया जा रहा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया। अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके राकेश शर्मा पहुंच चुके थे कजाकिस्तान के बैकनोर स्पेस सेंटर पर। 3 अप्रैल 1984 को कजाकिस्तान के बैकनोर स्पेस सेंटर पर सोयूज T-11 स्पेसशिप उड़ान भरने के लिए रेडी था। इस मिशन पर भारत की ओर से राकेश शर्मा और रशिया की ओर से यूरी वास्लिविच मालिसेव और गेनेडी मिखाइलोविच को मिलाकर कुल 3 लोगों ने स्पेस के लिए उड़ान भरी। जैसे ही सोयूज T-11 ने उड़ान भरी, रफ्तार इतनी तेज थी कि सब लोग अपनी अपनी सीट में धंस चुके थे। खैर, स्पेस में ऊपर जाते हुए लगभग 1 दिन बाद वो पहुंच चुके थे सोयूज 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर, जहां अब वो इतनी ऊंचाई पर थे जहां ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी और सब लोग हवा में तैर रहे थे। हालांकि इसकी तैयारी उन्होंने रशिया में सिमुलेटर पर की थी, लेकिन ये एहसास काफी अलग था। इतना ऊपर से धरती एक विशाल नीले जामुनी गोले जैसी दिखती है। दिन में बड़े बड़े महासागरों और रात में जगमगाते शहरों को देखा जा सकता था। साथ ही वो तारे जो हमें धरती से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो अंतरिक्ष में टिमटिमाते नहीं हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं और आकाश नीले के बजाय काला दिखाई देता है। धरती पर लिंक कनेक्ट हो चुका था और टीवी पर लोग स्पेस में राकेश शर्मा और बाकी टीम को देख और सुन पा रहे थे। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे बात की और बातों ही बातों में जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि स्पेस में भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने प्राउडली आंसर किया, सारे जहां से अच्छा। और ये क्षण टीवी पर लाइव देख रहे हर भारतीय के लिए गौरव का पल बन गया। पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। खैर, अब जल्दी ही सारी टीम मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी हो गए। राकेश शर्मा भी अपने हिस्से के एक्सपेरिमेंट में लग गए, जैसे बायोमेडिसिन, रिमोट सेंसिंग, माइक्रोग्रेविटी में बॉडी पर योगा के इफेक्ट और इसके अलावा और भी। जब जब उनका स्पेस स्टेशन भारत के ऊपर से गुजरा तो उन्होंने स्पेस से भारत की फोटोज भी ली, जिससे भारत को उस एरिया का मैप बनाने के लिए जो 2 साल लगने वाला था वो बच गया। साथ ही बर्मा के जंगलों में लगी आग को भी उन्होंने देखा। अपने साथ राकेश शर्मा खाने में सूजी का हलवा, आलू छोले, वेजिटेबल पुलाव लेके गए थे, जिसे मैसूर के डिफेंस फूड रिसर्च लैब ने विशेष रूप से तैयार किया था। इसके अलावा उन्होंने गर्मा गर्म रशियन खाना भी खाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि स्पेस में दिन और रात में केवल 45 मिनट का फर्क होता है। और टोटल 43 एक्सपेरिमेंट करने के बाद 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। खैर, अब वापस लौटना था। स्पेस से सोयूज कैप्सूल यान दोबारा से धरती पर लौटने के लिए निकल चुका था। जैसे जैसे वो धरती की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे शरीर में वजन फिर से महसूस होने लगा। सोयूज कैप्सूल जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा था, वैसे वैसे टेम्परेचर 1600 डिग्री तक पहुंच चुका था। लेकिन इस यान का डिजाइन और हीट शील्ड की वजह से वो गर्मी यान के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। जल्दी ही यान पहले से चुने हुए कजाकिस्तान के घास के मैदानों के ऊपर था। तेजी से नीचे आ रहे यान को धरती से टकराने से बचाने के लिए यान की स्पीड को कम करना था और इसको कम करने के लिए पैराशूट सिस्टम का यूज किया गया। धरती पर फाइनल लैंडिंग से पहले छोटे छोटे रेट्रो रॉकेट्स छोड़कर स्पीड को और ज्यादा कम किया गया और अब सोयूज कैप्सूल धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा था और एक हल्की आवाज के साथ में धरती पर लैंड हो चुका था। लैंडिंग की जगह पर सोवियत मेडिकल टीम पहले से पहुंच चुकी थी और चूंकि एस्ट्रोनॉट के शरीर में कमजोरी आ चुकी थी, सभी एस्ट्रोनॉट तुरंत खड़े होने या चलने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए सभी को तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाया गया और फिर हेल्थ रिकवरी के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो राकेश शर्मा भारत लौट आई। राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा ने रशिया और भारत में काफी सारे इंटरव्यूज दिए। इस मिशन के लिए राकेश शर्मा को सोवियत यूनियन के हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और भारत में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
साथ ही रवीश मल्होत्रा को उनकी सर्विसेज के लिए कीर्ति चक्र और सोवियत ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ पीपल से सम्मानित किया गया। फिलहाल राकेश शर्मा तमिलनाडु के कन्नूर में अपनी वाइफ के साथ पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वो मीडिया से काफी दूर रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिटायर्ड नहीं है। वो इसरो के गगनयान मिशन के नेशनल स्पेस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। वो अपना टाइम गोल्फ, गार्डनिंग, योगा, रीडिंग एंड ट्रेवलिंग जैसे हॉबीज में बिताते हैं। वो कभी कभी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्पीच भी देते हैं। राकेश शर्मा आज भी भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। उनकी उस उड़ान ने मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर किया है और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन रखी है।